ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। मेरा आज का वीडियो स्पेशली न्यू एस्ट्रोलॉजर्स के लिए है। कुछ पॉइंट्स में नया एस्ट्रोलॉजरों के लिए बताना हूँ, जिससे उन लोगों का काफ़ी बेनिफिट होगा। पहला बात हो गया, मैं आज तक जो भी एस्ट्रोलॉजर्स को देखा उसमें सभी लोग प्राय ग्रहों का पूर्ण दृष्टि को ही देखते हैं और पूर्ण दृष्टि नहीं मिलने पर उसे कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन मैं और काफ़ी पुराने एस्ट्रोलॉजर्स जो थे बहुत सही एस्ट्रोलॉजी करते थे, बहुत सही बताते थे। वो लोग द्विपाद दृष्टि और त्रिपाद दृष्टि को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा नए एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो द्विपाद और त्रिपाद दृष्टि को भी कंसीडर में लाए, उनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात है, और एक आइडिया है लोगों में कि स्टोन जब भी कोई ग्रह अच्छा फल नहीं देगा ऐसा निकलता है तो साथ साथ उसी ग्रह का स्टोन पकड़ा देते हैं। ये भी गलत है मेरे विचार से और बहुत सारे मेरे साथियों का विचार से भी। ऐसे तो कई पुस्तकें हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मंगल ग्रह बुरा हो गया तो इसको ठीक करने के लिए मूंगा पहन लीजिए, शनि ग्रह के लिए नीलम है, रवि के लिए माणिक्य है। तो ये एक्चुअली बात ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टोन पहनकर अपना भाग्य ही बदल देगा, ऐसा बात होने पर दूसरा कोई चीज़ का जरूरत भी नहीं था। अभी समझ लीजिए कोई बेनिफिक प्लेनेट है, वो अच्छा करने का ड्यूटी मिला हुआ है, तो वो बेनिफिक प्लेनेट का स्टोन अगर लिया जा सकता है, वो एकमात्र एस्ट्रोलॉजर से अच्छा से जो जानकार है, अच्छा जानकार इंसान है, वो बता पाएंगे कि हाँ ये स्टोन तुमको पहनना चाहिए। अगर मेलेफिक प्लेनेट है, उसको ताकतवर बनाने से वो ड्यूटी तो बुरा काम करने का ही मिला हुआ है, तो वो पावरफुली बुरा काम ही करेंगे। अभी समझ लीजिए किसी का 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड, 6th लॉर्ड ये नीचस्थ हैं और कम्बास्ट भी हैं, तो उसके लिए स्टोन पहनने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही थोड़ा अच्छा फल देंगे, क्योंकि अष्टमपति, द्वादशपति, षष्ठपति अगर नीच का हो जाते हैं या कम्बास्ट भी हो जाते हैं तो वो अच्छा फल ही देते हैं। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ेगा तो उन्हें थ्रो पूजा पाठ, दान या कवच वगैरह पहन सकते हैं, उनसे उसको अच्छा फल मिलेगा। अभी और एक चीज़ देखना है, बाजार में स्टोन जो है, ग्रह रत्न जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डुप्लीकेट ही मिलता है। अब देखकर पकड़ना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए लेबोरेटरी टेस्ट ज़रूरी है और आजकल तो बड़ा अच्छा लेबोरेटरीज हैं, तो उसमें वो टेस्ट कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल है और दोष मुक्त, वो एक एस्ट्रोलॉजर ये बता पाएंगे वो स्टोन सही में अच्छा करेगा या ख़राब करेगा, तब वो स्टोन पहन सकते हैं। और ऐसे तो नकली स्टोन में देखने से भी मुझे पता नहीं चलता है, हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं हाँ यही सही हो सकता है, सिर्फ लैब टेस्ट से पता चलेगा। लेकिन आप मोती का लैब टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लैब टेस्ट में उसमें छेदा करना पड़ेगा। तो आपका जिसका टेस्ट करेंगे, छेदा हो जाने के बाद अगर कोई मोती में छेदा है, बहुत सारे मोती मिलते हैं, तो वो ग्रह के लिए काम नहीं आते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर परिवार का 2 आदमी, एक ही परिवार का 2 आदमी का नक्षत्र सेम है, मीन सेम नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ये बात अच्छा नहीं है। दोनों में से एक ही जिंदा रहेंगे और एक का तो अकाल मृत्यु होने का 90% चांस है। इसको भी थोड़ा कंसिडर कीजिएगा। इसका बाद देखिए, कोई भी कुंडली मिलेगा तो उसको विचार करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये आदमी जिंदा रहेगा, तो इनका कोई अकाल मृत्यु योग तो नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स है वो याद रखना है, तो साथ में ये 2-4 पॉइंट तो इमीडिएट याद रखने के लिए ठीक है, क्योंकि आपको कुंडली मिलने का साथ साथ ही देखना पड़ेगा कि इनका अकाल मृत्यु योग भंग हुआ है या नहीं। अगर भंग नहीं हुआ है तब तो आप डिटेल्स में स्टडी कीजिए, उसके बाद ही कुछ बताइए। हाँ,
ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई भी एक्सीडेंट का बाद जो है जितना डेड बॉडीज आते हैं, बहुत लोगों का हाथ में बहुत कॉस्टली स्टोन्स पहना हुआ है, और अगर स्टोन पहना ही था तो जिंदा क्यों नहीं रहा। जिंदा रहना पड़ेगा सौभाग्य भोग करने के लिए, तो जिंदा क्यों नहीं रहा। तो इसलिए ये डेफिनेटली बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस आदमी का आयु सीमा कितना तक है। तो आयु सीमा निकालने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस है, तो उसमें जाने से पहले कम से कम एक आइडिया तो मिल जाए आपको। अगर कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगा तब तो जो है डिटेल्स में जाना पड़ेगा, तभी बताना पड़ेगा। अच्छा, समझ लीजिए किसी कुंडली में शुभ ग्रह मीन्स पावरफुल चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह जो है शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह का क्षेत्र जो है उसमें सारे पाप ग्रह बैठे हैं। ऐसा अगर मिलता है कि जितना शुभ ग्रह का क्षेत्र है मीन्स चंद्रमा का, बुध, गुरु और शुक्र जी का क्षेत्र में जितने पाप ग्रह हैं वो बैठे हैं, और जितने शुभ ग्रह हैं वो केंद्र या कोण में बैठे हैं। केंद्र या कोण, केंद्र हो गया 1st हाउस से 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, और कोण हो गया 5th हाउस और 9th हाउस। फिर से बता देता हूँ, जितने पाप ग्रह हैं वो शुभ ग्रह का क्षेत्र में होंगे, और जितने शुभ ग्रह हैं वो लगन से केंद्र और कोण में होंगे, तब तो अरिष्ट योग भंग हो जाता है। इसके बाद लगन से किसी भी भाव पर मीन्स किसी भी राशि पर अगर गुरु और मंगल दोनों एक साथ हैं, जुति बनाकर बैठे हैं, या मंगल और गुरु दोनों को देख रहे हैं, तो सभी अरिष्ट योग भंग हो जाते हैं। स्पेशली मंगल से आने वाला कोई भी अरिष्ट खत्म हो जाता है। अगर लगन में कोई भी पावरफुल प्लेनेट बैठा है, मेलिफिक बेनिफिक का कोई बात नहीं है, कोई भी पावरफुल प्लेनेट अगर लगन से केंद्र में बैठे हैं या लगन में बैठे हैं तो अरिष्ट योग भंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, अगर लगन से या शुक्र ग्रह से केंद्र में कोई भी प्लेनेट मिलता है तो अरिष्ट योग भंग हो जाता है। अरिष्ट में अकाल मृत्यु। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, किसी का अगर शुक्ल पक्ष का रात को जन्म हुआ और कोई भी शुभ ग्रह लगन को देख रहा है तो ये सभी अरिष्ट भंग हो जाता है। और एक बहुत फेमस पॉइंट है कि अगर किसी का दिन में जन्म हुआ है और लगन का एकादश स्थान पर सूर्य है तो सभी अरिष्ट भंग हो जाता है। लास्ट पॉइंट, अगर किसी का रात को जन्म हुआ है और चंद्रमा उनका लग्न का एकादश में बैठा है तो उनका भी सारी अरिष्ट भंग हो जाता है। इसमें चंद्रमा पावरफुल कितना है वो नहीं देखने से भी चलेगा। तो आज इतना ही बताऊंगा, फिर और बहुत पॉइंट्स हैं नेक्स्ट वीडियोस में देखूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।